Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. हम TGT इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 6 आज करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चंस हैं। किसी भी क्वेरी के लिए इस फ़ोन नंबर पर जब चाहे आप कॉल कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो मैक्सिमम इन पॉइंट्स पर बेस्ड हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु कॉल्ड हेमलेट मोनालिसा ऑफ लिटरेचर? मोनालिसा ऑफ लिटरेचर हेमलेट को कौन कहता है? मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम हैजलिट, थॉमस कार्लाइल, टी.एस. इलियट। तो इसका आंसर है टी.एस. इलियट। और कहाँ कहते हैं? इन हिज ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर? तो हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, कौन सा है इसमें से? देखिए, जब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की डेफिनेशन देते हैं तो वहाँ इसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेट से रिलेटेड नहीं मानते हैं, तो हेमलेट इसका जवाब है। तो आपका ऑप्शन है ए, हेमलेट। तो ये भी जो जवाब देते हैं हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जो उनका ऐसे है उसी में देते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस? हेमलेट, मैकबेथ, लियर या ओथेलो? तो देखिए, जब हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को डिफाइन करते हैं तो फिर वहाँ मैकबेथ को जो है आर्टिस्टिक सक्सेस मानते हैं और हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर मानते हैं। देखिए, मैंने ये ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स पढ़ा है और उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की डेफिनेशन को भी पढ़ा है, उसमें यही बताया गया। वेयर डज टी.एस. इलियट एक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? तो नेचुरल है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन्होंने हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इसको डिस्क्राइब किया है। और मेटाफिजिकल पोइट, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये भी इनके ऐसे हैं। और ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इनका बहुत ही फेमस ऐसे है जिसमें वो पोइट्री की डेफिनेशन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी? किस राइटर में नेगेटिव कैपेबिलिटी पाई जाती है अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स? मिल्टन, शैली, टेनिसन, शेक्सपियर। तो ये आपके विलियम शेक्सपियर हैं। और ईगोइस्टिक सबलाइम पाया जाता है वो विलियम वर्ड्सवर्थ में पाया जाता है। वेयर डज प्ले हेमलेट टेक प्लेस? हेमलेट किस जगह इसकी सेटिंग है? इलिया, डेनमार्क, इंग्लैंड या वेनिस? तो आप जानते हैं कि हेमलेट जो है वो डेनमार्क का प्रिंस होता है और वहीं पर इसकी सेटिंग है। और बताना है आपको, व्हाट इज द नेम ऑफ कैसल इन द प्ले हेमलेट? कैसल का नाम बताना है। इनबर्नेस, एल्सिनोर, पेंडुमोनियम या नन? देखिए, इनबर्नेस मैकबेथ में है, एल्सिनोर हेमलेट में है और पेंडुमोनियम जो है वो आपका पैराडाइज लॉस्ट में है। इन हेमलेट फर्स्ट सोलोरिकी he employs a number of classical allusions. Which of the following is not an accurate assessment how he used his allusion? तो जब आप फर्स्ट सोलोलॉकी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, हेमलेट कंपैरिजन करता है। तो ही सेज दैट ही इज एज स्ट्रांग एज हरक्यूलिस। वह कहता है कि वह इतना स्ट्रांग है जितना कि हरक्यूलिस। ये नहीं कहता है, वो कहता है ही इज नॉट एज स्ट्रांग एज हरक्यूलिस। ये कहता है ही इज नॉट एज स्ट्रांग। और अपनी मदर की तुलना करता है नियोबी से। जर्ट्रूड
ग्रिफ रिजेम्बल्ड दैट ऑफ नियोबी। तो नियोबी जो है एक क्वीन होती है, उसके उसके पुत्रों को, सभी पुत्रों को मार दिया जाता है, तो वह बहुत रोती है, तो उसके रोने की तुलना की जाती है। किंग क्लॉडियस की तुलना एक सटायर से की जाती है, जो कि एक जंगल का गॉड होता है, जिसका हेड जो होता है वो बकरे का होता है, गॉड का होता है, और जो शरीर होता है वो मनुष्य का होता है। किंग हैमलेट इज लाइक हाइपेरियन, तो सन के देवता हाइपेरियन से तुलना की जाती है। बाकी सब सही है, पहला ऑप्शन आपका गलत है। ये लाइंस बतानी है आपको, हैमलेट से तो हैं ही, लेकिन किसने कही है? माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स रिमेन बिलो, वर्ड्स विदाउट थॉट नेवर टू हेवन गो। आप सोचिए, मैं तब तक इसका अर्थ बताता हूं। माई वर्ड्स फ्लाई अप, मेरे शब्द तो ऊपर जा रहे हैं, माई थॉट्स रिमेन बिलो, लेकिन मेरे जो विचार हैं वो इसी धरती पर रह जा रहे हैं। वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो, और जो शब्द बिना विचारों के होते हैं, जिनमें गंभीरता विचारों की नहीं होती है, वो कभी भी स्वर्ग नहीं जाते। तो ये प्रार्थना की बात कर रहे हैं किंग क्लाउडियस। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इसका बी है, किंग क्लाउडियस। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज हैमलेट कॉल पोलिनियस, अ फिशमॉन्गर, फादर, फादर इन लॉ या नन? तो जब पोलिनियस आता है तो हैमलेट उसको अ फिशमॉन्गर कहता है। When Hamlet was going to England with Rosencrantz and Guildenstern, he was planned to be killed, क्योंकि किंग क्लॉडियस एक लेटर लेके भेजते हैं रोजनक्रैट और गिल्डनस्टर्न को कि इंग्लैंड में जाकर के इसको मरवा दिया जाएगा। तो हु सेव्स हैमलेट्स लाइफ, कौन बचाता है? पायरेट्स, होरेशियो, लेरेट्स या हैमलेट रन्स अवे? तो ये पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे, तो वो इसकी जान बचाते हैं। हु सर्वाइव्स इन द लास्ट ऑफ द प्ले हैमलेट? तो इन जो ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको कौन प्ले हैमलेट में लास्ट में बचता है। पोलोनियस, लेरेट्स, ऑफेलिया, होरेशियो, किंग क्लॉडियस, क्वीन जर्ट्रूड या हैमलेट स्वयं बचता है? तो ये सारे मारे जाते हैं, यहाँ पर बचता है तो सिर्फ होरेशियो, जो कि हैमलेट का फ्रेंड होता है। तो गिन लीजिए कितने लोग इसमें हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6 लोग तो ये हो गए, और 2 लोग और हैं, वो कौन है? गिल्डनस्टर्न और रोजनक्रैट, 2 वो हो गए, तो कुल मिला के 8 लोगों की इसमें डेथ होती है। 6 गिन लीजिए आप, 6 इसमें हैं और 2 रोजनक्रैट और गिल्डनस्टर्न, ये 8 लोग मारे जाते हैं। हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द प्ले? तो ये 8 लोग हैं, तो इसमें से 8 देख लीजिए, डी है। और 8 कौन कौन है? पोलोनियस, ऑफेलिया, रोजनक्रैट्स एंड गिल्डनस्टर्न, लेरेट्स, क्लाउडियस, किंग जर्ट्रूड और हैमलेट। ये 7 नंबर इसलिए हैं क्योंकि इसमें 2 हैं। हाउ डज ऑफेलिया डाई इन प्ले हैमलेट? कैसे मरती है ऑफेलिया? बाई स्टैबिंग हरसेल्फ, ड्राइनिंग, हैंगिंग, पॉइजन। तो वो अपने आप को डुबा के मारती है, डूब जाती है वो। वाई आर रोजनक्रैट्स एंड गिल्डनस्टर्न कॉल्ड टू डेनमार्क? गिल्डनस्टर्न और रोजनक्रैट को डेनमार्क में किंग क्लॉडियस क्यों बुलाते हैं? देखिए, किंग क्लॉडियस जब उनको बुलाते हैं तो ये पता लगाने के लिए कि जो हैमलेट की पागलपन है उसका कारण क्या है और वो क्यों पागलपन की एक्टिंग कर रहा है, तो ये पता लगाने के लिए भेजते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। हु इज फोर्टिनब्रास इन हैमलेट? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कौन है फोर्टिनब्रास? देखिए, मेजर कैरेक्टर्स जो है वो पूछे जाते हैं आपके कॉमेडी में, और जो माइनर कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके ट्रेजेडी में। तो हु इज फोर्टिनब्रास इन हैमलेट? हैमलेट्स फ्रेंड फ्रॉम विटनबर्ग,
प्रिंस ऑफ नॉर्वे, अ नोबलमैन ऑफ डेनमार्क, एन एम्बेसडर फ्रॉम नॉर्वे। तो ये आपके फोर्टिनब्रास जो है वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है और वो अपने पिता की मौत का और बदला लेना चाहता है और अपनी जो ज़मीन थी जो उसको हैमलेट के पिता ने कब्जा कर ली थी उसको वापस चाहता है। Whom does Polonius send to France to spy Larids? ठीक, किसको भेजता है? रेनाल्डो, ऑफिलिया, गुइडो या मार्शलस? तो ये उसका सर्वेंट होता है रेनाल्डो, तो उसी को भेजता है अपने पुत्र लेरेस्ट की जासूसी करने के लिए। दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ बाय अ करेक्टर इन द प्ले हैमलेट बाय डाइंग। प्ले हैमलेट में एक करेक्टर द्वारा ये द रेस्ट इज साइलेंस, ये लास्ट शब्द बोला जाता है। आपको बताना कौन बोलता है, लेरिड्स, क्वीन, जर्ट्रूड, हैमलेट या क्लॉडियस? तो इसको हैमलेट ही बोलते हैं। द रेस्ट इज साइलेंस। शेक्सपियर वॉज शेयर होल्डर इन ग्लोब थिएटर बट इट वॉज वर्न्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ। देखिए, जब ग्लोब थिएटर बनता है तो इनमें शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन इसमें 13 में 1613 में आग लग जाती है और 14 में इसको रीबिल्ड कर दिया जाता है। तो आपको बताना है किस प्ले के परफॉर्मेंस के दौरान ये बात हुई थी। किंग हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट, किंग हेनरी 6 पार्ट सेकेंड, हेनरी 6 या हेनरी अर्थ? तो ये आपका हेनरी अर्थ रहा है और यही कारण है कि हेनरी अर्थ जो है अनफिनिश्ड जो है प्ले है। मैकबेथ इज रिगार्डेड द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एमिशन, एक्सेसिव प्राइड, नोबल इनएक्शन या ज्वेलियस ऑफ नेचर? तो ये आपका ओवरलैपिंग जो है एम्बिशन होता है, क्योंकि एक्सेसिव प्राइड जो होता है वो है आपका किंग लियर और नोबल इनएक्शन हैमलेट है और ज्वेलियस ऑफ नेचर ओथेलो है। ठीक है, इन सबको याद रखेंगे। इन विच प्ले शेक्सपियर इज डू द करेक्टर्स वोल्टेमांड एंड कॉर्नेलियस अपीयर? तो ये वोल्टमांड और कॉर्नेलियस किस प्ले में आते हैं? मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो? तो देखिए, ये हैमलेट में है, दोनों हैमलेट में। और कौन है? ये एम्बेसडर हैं, ये एम्बेसडर हैं जिनको किंग क्लॉडियस जो है नॉर्वे भेजता है ताकि उनको समझा सके उसके फोर्टिनब्रास के अंकल को कि वो डेनमार्क की तरफ अटैक करने की ना सोचे। ट्रू कमेंसमेंट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्रिक कैरियर इज रिगार्डेड? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइट्रिक कैरियर का ट्रू कमेंसमेंट माना जाता है 1792-93, 1795-96, 1797-98 या 1799-1800? तो ये माना जाता है ए 1792 और 93, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ही उनकी 2 पोइम एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है कंपोज हुई थी और दोनों ही पोइम जो है 1793 में पब्लिश हुई। तो ये इनका ट्रू कमेंसमेंट माना जाता है इनके लिटरेरी कैरियर का। Who ever loved that loved not at first sight? उसने क्या प्यार किया, उसने क्या प्यार किया जिसने पहली बार, इनके लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, जिसने पहली बार में प्यार नहीं किया? तो ये लाइन जो है एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर ने प्रयोग की है और ये कहाँ से बोरो की गई हैं आपको बताना है। शेक्सपियर यूज्ड दिस सेंटेंस इन हिज प्ले एज यू लाइक इट, बट हु कंपोज्ड दिस लाइन? किसने कंपोज की? शेक्सपियर की टच स्टोन ने, एक टॉमस किड की सिलिया में हुई, या मार्लो की फीबे में, या टॉमस लॉज के रोजरेन में? देखिए, ये है मार्लो का फीबे और वही इन्होंने उसमें लिया है।
तो मार्लो की एक रचना है, पोइम है, हीरो एंड लैंडर। पोइम है, बहुत सुंदर पोइम है। तो उस पोइम की ये एक लाइन है, तो हीरो एंड लैंडर की लाइन है जो मार्लो के फीबे ने कही। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट बर्ड्स में बुल्ड प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। ये कहाँ से सीखा आप कि बर्ड्स में बुल्ड प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ? रॉबर्ट वर्टन, रॉबर्ट सदे, रॉबर्ट बर्न्स या रॉबर्ट ब्लेयर? तो ये है रॉबर्ट बर्न्स। ठीक, इससे सीखा, इसका ऑप्शन तो यही है। अब ये बात लाइन कहाँ से ली गई वो बता दें। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है जो इन्होंने रॉबर्ट बर्न की कब्र पर लिखी है, एट द ग्रेव ऑफ बर्न। ये इनकी पोइम का नाम है, एट द ग्रेव ऑफ बर्न्स। इस पोइम से ये लाइन ली गई है, ये ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। द पर्सनैलिटी क्वालिटी in Greek place of extreme of excessive pride, of dangerous overconfidence, often in combination with arrogance। एक एक्सेसिव प्राइड होता है और एक खतरनाक विश्वास होता है, यानी कि ऐसा विश्वास जो डगमगा जाए, यानी कि ऐसा विश्वास जो विघटन लेके आए या विनाश लेके आए। ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद एरोगेंस, अक्सर जिसमें क्या होता है, एरोगेंस होता है। तो इसको हम किस टर्म के नाम से जानते हैं? कॉन्फिडेंट, ह्यूब्रिस, डेफिडेंस या डेब्रेस। तो ये है ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस है। और ह्यूब्रिस का मतलब ही होता है प्राइड। क्या होता है? प्राइड होता है। और ये बात जो शब्द आया है ये एम.एच. अब्राहम की बुक्स में जो का त्यों दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं जाके कि ह्यूब्रिस जिसको प्राइड कहते हैं, और ये हैमर्सिया माना जाता है, मेन हैमर्सिया माना जाता है ट्रेजिक फ्लॉ के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। मिल्टन बीकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, तो ये 44 पर ब्लाइंड होते हैं, 1652 पर। Whom does Milton accused in Paradise Lost, son of Belial, flown with insolence and wine? तो ये एंग्लिकन क्लर्जी होते हैं, अपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ होते हैं, या कोर्ट्स ऑफ राइटर्स होते हैं, या ऑल ऑफ द एबव, ये सभी होते हैं। तो इसका ऑप्शन सभी होते हैं ये, और सभी के लिए इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में कहा है। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना, इनकी एक रचना है, कास्ट डाउन ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, ये टीजीटी 2004 में आया है। आपको बताना है किस पे ये डाउट क्रिएट करती है, पैराडाइज लॉस्ट पर, पैराडाइज रीगेन्ड पर, सैमसन एगोनिस्ट, या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो देखिए डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना आपका, इनका एक धार्मिक या रिलीजियस वर्क है जिसकी 1823 में ये मैन्यूस्क्रिप्ट खोजी गई और 1825 में ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है पब्लिश हुई। तो ये पैराडाइज रीगेन्ड पर अपने डाउट को क्रिएट करती है, हालांकि करती दोनों पे है, लेकिन पैराडाइज रीगेन्ड को बेसिक तौर पर माना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी हो गया। हु सेड मिल्टन वाज पैशनेट, अ पैशनेट लिव्ड इन पैशनेट टाइम? तो ये कौन कहता है? आपको ऑप्शन सोचने हैं, जॉन बैली, पीबी शैली, कैम्पटन रिकेट, या आई.ए. रिचर्ड्स। तो ये जॉन बैली कहते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेसेस द क्वालिटी ऑफ जॉन मिल्टन? कौन सा करेक्टर है जिसमें जॉन मिल्टन की क्वालिटी पाई जाती है? एडम, सैटन, ट्रस्ट, या बिलजेबब? तो ये आपका सैटन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो
क्योंकि सैटर्न जो है रिबेल करता है अगेंस्ट अथॉरिटी, अगेंस्ट गॉड, और यहाँ मिल्टन जो है रिबेल करते हैं अगेंस्ट किंग चार्ल्स फर्स्ट। तो यही क्वालिटी पाई जाती है दोनों में। मनोवा एंड डेलीला, डेलीला होना चाहिए। आर करेक्टर्स इन, किसमें हैं करेक्टर दोनों? तो ये करेक्टर्स आपके पैराडाइज लॉस्ट में हैं, या पैराडाइज रीगेन्ड में हैं, या सैमसन एगोनिस्ट में हैं, या कोमस में हैं। तो ये दोनों करेक्टर, भाई मनोवा जो है ये सैमसन की वाइफ होती है, सॉरी सैमसन के पिता होते हैं, और डेलीला सैमसन की वाइफ होती है। ठीक है, तो ये आपके सैमसन एगोनिस्ट में आते हैं दोनों करेक्टर। कॉमस वाज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, अर्ल ऑफ सदम्पटन, या अर्ल ऑफ सरे, या द काउंटेंस ऑफ डॉगर ऑफ डर्बी। किसके सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये है अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, तो आपका ऑप्शन ए हो गया। लेकिन द काउंटेंस डॉगर ऑफ डर्बी हैं जो मिसेस लूसी हैं, तो उनके सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है आपका आर्केड्स। ठीक है। हाउ मच टाइम डज ड्यूक फेडरिक अलाउ ओलिवर टू फाइंड ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट? तो ऑरलैंडो को ढूंढने के लिए ओलिवर को अलाउ किया जाता है, 1 वर्ष का समय दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया 1 ईयर। व्हाट डज द डिस्गाइज्ड रोजालिंड प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो? देखिए, रोजालिंड जो है गैनीमेड के डिस्गाइज में होती है, और ऑरलैंडो से कौन सा प्रॉमिस करती है? पहला, बू रोजालिंड ऑन हिज बिहाफ, कि उसकी तरफ से रोजालिंड को पटाएगी वो, या हेल्प हिम टू ओवरकम हिज ब्रदर ओलिवर, या हेल्प हिम टू ओवरकम हिज लव सिकनेस, या प्रोवाइड हिम एंड एडम विद शेल्टर। तो ये उससे कहती है कि तुम्हारी जो लव सिकनेस है उसको मैं दूर कर दूंगी। तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। हु स्पीक्स दीज लाइन्स, हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो। जो शक्ति से जीतता है, जो ताकत से जीतता है, वो जीतता तो है लेकिन अपने शत्रु को आधा ही जीत पाता है। तो ये बात कौन कहता है, ये आपको सोचनी है। एडमंड कहता है किंग लियर में, सैटर्न कहता है पैराडाइज लॉस्ट में, सैमसन एगोनिस्ट कहता है सैमसन एगोनिस्टिस में, या यागो इन अथिलो में कहता है। तो ये बहुत फेमस लाइन है सैटर्न की, जो पैराडाइज लॉस्ट में कहता है। हु सेज दिस इन पैराडाइज लॉस्ट, टू बी वीक इज मिजरेबल, कमजोर होना तो दयनीय बात है। डूइंग और सफरिंग, यानी कि काम करना और मुसीबत सहना। वट ऑफ दिस बी श्योर, टू डू ओट गुड नेवर विल बी आवर टास्क। अब इस बात पर विश्वास करिए, दृढ़ रहिए कि अब हमारा भलाई करना काम नहीं बचेगा, अब हम भलाई कभी नहीं करेंगे। तो ये बात कौन कहता है? बिलजेबब, सैटर्न, एडम या बेलियल? तो ये बात सैटर्न कहता है बिलजेबब से। दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा है। हु वॉज द गॉड ऑफ वेल्थ इन पैराडाइज लॉस्ट? मल्सीवर, बेलियल, मेमन या केमस? तो ये आपके मेमन है जो गॉड ऑफ वेल्थ कहलाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन? देखिए, एडवर्ड किंग इनके क्राइस्ट कॉलेज के फ्रेंड थे, थॉमस यंग इनके टीचर थे जो प्राइमरी एजुकेशन पढ़ते थे वहाँ पर, और चार्ल्स ड्यूटी उसी स्कूल में मित्र थे, और हेनरी लॉयस भी इनके मित्र थे, और थॉमस यंग जो है वो टीचर थे। तो आपका बी हो गया। इन पैराडाइज लॉस्ट दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय, ओ मेरिट्स ऑफ इमोर्टल स्पिरिट, हे अनगिनत इमोर्टल स्पिरिट। मेरिट्स का मतलब होता है
असंख्य, जो को गिना ना जा सके। ओ पावर मैचलेस, शक्ति में अद्वितीय, बट विद द अलमाइटी, सिवाय ईश्वर की तुलना में, यानी कि पावर में अद्वितीय हो सिवाय ईश्वर के। एंड दैट स्ट्राइक वॉज नॉट इनग्लोरियस, जिस संघर्ष में हम लड़े थे वो इनग्लोरियस नहीं था। तो आप बता रहे हैं कि जो गॉड की आर्मी और सैटर्न की आर्मी में जो युद्ध हुआ था 3 दिन का, तो वो युद्ध कोई इनग्लोरियस नहीं था। दो द इवेंट वॉज डायर, हालांकि जो घटना हुई थी वो बहुत खतरनाक थी, भयानक थी। तो ये बात भी सैटर्न कहते हैं अपने सारे एंजल्स से, क्योंकि उनको एंजल्स को कॉल करते हैं, वो सभी इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ ये बात एड्रेस करके की जाती है। तो ये सैटर्न ने कह दिया है। हु होल्ड सैटर्न्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फ्लैग ऑफ ऑनर इन मार्च पास्ट। बुक फर्स्ट में के लास्ट में एक पोजीशन, वो प्रोसेशन चलता है, तो उस परेड में कौन सैटर्न का झंडा पकड़ता है, जिस झंडे को कहते हैं प्राइड ऑफ ऑनर? थेमस, अजीजेल, बेलियल या केमस? तो ये अजीजेल होता है, और ये एक कौन होता है? ये होता है आपका एक चेरब। चेरब जो होता है, जो बाल दूत होता है, या कहते हैं। तो सैटर्न फ्लैग द प्राइड ऑफ ऑनर वॉज क्लेम्ड बाय अजीजेल, या टॉल चेरब। अगला है, द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा आर। स्पेंसरियन स्टेंजा की पहली 8 लाइनें क्या कहलाती हैं? आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक ट्राईमीटर। देखिए, इसमें 8 लाइनें होती हैं और एक लाइन अलेक्जेंड्रियन होती है। तो 8 लाइन पेंटामीटर में होती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में, और ये आयम्बिक अलेक्जेंड्रियन होती है, आयम्बिक हेक्सामीटर। तो आपका ऑप्शन ए है। स्पेंसरियन स्टेंजा हैज 9 लाइन्स, ये तो अभी बताया। इन विच फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन इज नॉट क्लियरली स्टेटेड। आपको 4 फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं, और वो बताना जिसमें कंपैरिजन नहीं होता। देखिए, सिमिली में तो कंपैरिजन 2 डिफरेंट चीज़ के बीच बनाया जाता है, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, और हाइपरबोल में भी बढ़ा और चढ़ा करके या कम करके कंपैरिजन किया जाता है। तो ऊपर वाले जो तीनों हैं, सिमिली, मेटाफर और हाइपरबोल, तीनों में ही कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन एसोनेंस में, जो कि अलिट्रेशन की एक फॉर्म है, इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड सो कॉल्ड इम्प्लाइड सिमिली? तो इम्प्लाइड सिमिली आप जानते हो, अलिट्रेशन को नहीं कहा जाता, हाइपरबोल को भी नहीं कहा जाता, एसोनेंस को भी नहीं कहा जाता। तो ये आपका मेटाफर होगा। हु कॉल्ड द प्रिंस ऑफ प्लेगियरिज्म? तो प्लेगियरिज्म किसको कहा जाता है? प्रिंस ऑफ प्लेगियरिज्म, शेक्सपियर, चौसर, मार्लो या पीबी शैले? तो ये आपके चौसर हैं, क्योंकि इन्होंने फ्रेंच, इटालियन और आपके इंग्लिश सभी में इन्होंने कॉपी किया है। तो जोफ्री चौसर, द फर्स्ट मेजर पोइट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, चौसर हैज बीन कॉल्ड प्रिंस ऑफ प्लेगियरिस्ट for he did not invent his own tales like Shakespeare. He borrowed them from classical Italian, French and English sources. क्वेश्चन नंबर 47 है, whose death has Tennyson mourned in memoriam? तो इनकी पास्टोरल पोइम है, पास्टोरल एलिजी है, इन मेमोरियम। इसमें किसको ये मेमोराइज करते हैं? ऑर्थर हालम, वर्ड्सवर्थ, कीट्स या एडवर्ड किंग? तो ये करते हैं ऑर्थर हालम को। द ब्लैकवुड्स डिसमिस्ड कीट्स एज ए मेंबर ऑफ? तो किसके मेंबर के रूप में इन्होंने इसको खारिज किया? सैटेनिक पार्टी, डेंसेस सोसाइटी, कोकनी स्कूल या एलिटिस्ट क्लब? तो ये हैं आपके कोकनी स्कूल, क्योंकि इनको लो बर्थ का माना जाता था ब्लैकवुड मैगजीन द्वारा। ये
ए लिखा है, ए गलत लिखा है क्योंकि इसमें आपका कॉकनी स्कूल है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। आई डू नॉट वांट टू गो टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू डाई अ नेचुरल डेथ, तो मैं एक नेचुरल डेथ मरना चाहता हूँ। तो डॉक्टर के पास जाने से अननेचुरल डेथ होगी, यही तो कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे में जब बात को घुमा फिरा कर कहा जाता है, ठीक है, घुमा फिरा कर कहना, तो बात को घुमा फिरा कर कहा जाता है तो वहां इन्यूएंडो होता है। इन्यूएंडो जिसको बोलते हैं वक्रोक्ति, वक्रोक्ति फिगर ऑफ स्पीच होता है इन्यूएंडो, ठीक है। तो इन्होंने सिनेक्डकी यहां पर लिखा है, लेकिन जो कि गलत है। ये आपका क्या है, ऑप्शन इन्यूएंडो, ठीक है। तो इसको ऑप्शन क्या मानेंगे, ऑप्शन बी मानेंगे, यही सही है। फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। अनिजी लाइज द हेड दैट बियर्स अ क्राउन। अनिजी उस सिर पर रहती है जो क्राउन पहनता है। तो इसमें बताना फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। हेड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है होल बॉडी को, ये समझ लीजिए। जो हेड है वो एक बॉडी का पार्ट है और किसको बता रहा है, पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब होल पूरी बॉडी, होल जो है अंश को, यानी कि होल पार्ट को और पार्ट होल को जब रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो सिनेक्डकी होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका सिनेक्डकी होगा, तो ध्यान रखेंगे। सही लगाया है, हाँ सही है जगह। कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिस्टर ब्रिज इज रिटन बाई। तो ये एक किसने लिखा है, ये रचना किसकी है। तो ये शैली की है बैरन वर्ड्सवर्थ या शेक्सपियर, सोच के बताइए। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, तो आपका ऑप्शन सी है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज आ, क्या है ये, शेक्सपियरियन सोनेट है या पेट्रागन सोनेट है या कोलरिजियन सोनेट है या शैलियन सोनेट है। तो देखिए पहले तो ये तय कर लीजिए, ये आपका सोनेट है। क्या है ये, सोनेट है। और विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट जो लिखे गए हैं वो पेट्रागन सोनेट लिखे गए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन से सोनेट लिखे हैं, पेट्रागन सोनेट लिखे हैं। वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन। तो देखिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करते हैं अपनी स्पिरिचुअल बायोग्राफी जिसको लिखते हैं। तो आप बताइए इसमें स्पिरिचुअल बायोग्राफी कौन सी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। सॉलिटरी रिपर, टिंटन एबे, प्रील्यूड या द ग्रीन लिनेट। तो आप जानते हैं कि प्रील्यूड को स्पिरिचुअल बायोग्राफी कहा जाता है, जिसमें वो अपने आप को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बताते हैं। आई कैन नॉट पेंट व्हाट व्हेन देन आई वॉज। आई कैन नॉट पेंट, मैं बता नहीं सकता, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता व्हाट देन आई वॉज, कि उस समय मैं किस प्रकार महसूस करता था, मैं किस प्रकार था। तो फ्रॉम वेयर दिस लाइन हैज बीन टेकन, कहाँ ली गई ये लाइन। डेफोडिल्स, टिंटन एबे, टेबल स्टैंड या सॉलिटरी रिपर। तो ये टिंटन एबे में है और अपनी बहन से डोरिथी से बता रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, जब मैं 3 साल पहले यहाँ आया था तो उस समय मैं कैसा महसूस करता था। 5 साल पहले की बात बता रहे हैं। नेचर डिड नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। नेचर कभी भी धोखा नहीं देती उस दिल को जो उससे प्यार करता है। कहने का मतलब प्रकृति कभी बेवफाई नहीं करती। कौन किससे कह रहा है ये बातें, हु स्पीक दिस टू होम। वर्ड्सवर्थ टू डोरथी, वर्ड्सवर्थ टू मैरी हचिंसन, चार्ल्स लैम्ब टू मैरी लैम्ब, या इनमें से कोई नहीं कहता है। तो ये टिंटन एबे की लाइन है जिसमें वर्ड्सवर्थ डोरथी से कहते हैं। हाउ मैनी टाइम्स विलियम वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस। तो फेमस प्रश्न है, 2 टाइम्स। अब आपको डेट बता दें, 90,
1790 और 1791, 2 वर्ष में गए थे। व्हेन वॉज वर्ड्सवर्थ मैरिड, कब शादी करते हैं? 1800, 1802, 1803, 1804, कब करते हैं? तो ये 1802 में करते हैं और 4 अक्टूबर को करते हैं। और किससे करते हैं ये आप सोचें। तो गाल्सवर्दी प्रश्न है, द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, जस्टिस है, लॉयल्टीज है, या स्किन गेम है, या सिल्वर बॉक्स है? तो ये सिल्वर बॉक्स है जो कि 1906 में पब्लिश होता है। सोच लिया होगा आपने कि विलियम वर्ड्सवर्थ किससे शादी करते हैं? तो ये मैरी हचिंसन से शादी करते हैं। इन विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी डू वी हैव फाल्डर? देखिए फाल्डर जो है एक प्रोटोगनिस्ट है और किस प्ले में है? लॉयल्टीज में नहीं है, सिल्वर बॉक्स में भी नहीं है, जस्टिस में है और इस टाइप में नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू, किस सेंचुरी के थे? 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, या जो है 20th सेंचुरी? देखिए 1867 में इनका जन्म होता है और 1933 में इनकी डेथ होती है। तो आप ये मत लगा लेना कि ये 19वीं शताब्दी के थे, ये 20th सेंचुरी के थे, क्योंकि इनकी रचनाएं जो है 20th सेंचुरी की फेमस हैं। तो ये एज ए 20th सेंचुरी नॉवेलिस्ट और प्लेराइट माने जाते हैं। द फॉरसाइट सागा इज ए बुक सीरीज रिटन बाय, किसने लिखी है फॉरसाइट सागा? तो ये आपकी गाल्सवर्दी ने ही लिखी है। ये तो सरल सा प्रश्न है। हु इज नॉट प्लेराइट ऑफ प्रॉब्लम प्लेज? प्रॉब्लम प्लेज का प्लेराइट कौन नहीं है? देखिए जीबी शाह है, गाल्सवर्दी हैं, हेनरिक इब्सन जिन्होंने डॉल हाउस लिखा है वो है, और जॉर्ज इथरेज नहीं है, क्योंकि ये 17th सेंचुरी के कौन है? ये रिस्टोरेशन पीरियड के कौन है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखने वाले हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। द ड्रामा ऑफ आइडिया इज ऑल्सो कॉल्ड, जो ड्रामा ऑफ आइडिया किसको क्या कहा जाता है? ड्रामा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सेंटिमेंटल प्ले, या प्रॉब्लम प्ले, या डार्क प्ले? तो इनको प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है, क्योंकि जो हेनरिक इब्सन के ड्रामा थे वो ड्रामा ऑफ आइडियाज कहलाते थे। हु रोट ब्रेव न्यू बर्ड? तो देखिए ब्रेव न्यू बर्ड जो टर्म ली गई है, ये फ्रेज ली गई है, ये टेम्पेस्ट से ली गई है, जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है टेम्पेस्ट, और उसको लिया है एल्डोस हक्सले ने। तो ये एल्डोस हक्सले का नॉवेल है, ठीक, द ब्रेव न्यू बर्ड। तो आपका ऑप्शन ए। द यूनिट और सेक्शन इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड व्हाइल प्रोनाउंसिंग देम आर कॉल्ड? देखिए जब किसी शब्द को बोला जाता है तो एक फ्लो में बोला जाता है, फिर बड़ा सेंटेंस होता है जिसमें 2 सिलेबल हो सकते हैं, 3 सिलेबल हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन को जो कहा जाता है वो सिलेबल्स कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। अगला, द सक्सेशन ऑफ रेगुलरली एक्सेंटेड ग्रुप्स ऑफ सिलेबल्स कॉल्ड मेजर और फीड, इट इज कॉल्ड साइनेसिस, मीटर, यूनिट्स और सेक्शन। तो इसको मीटर कहा जाता है। और यूनिट तो जानते हैं एक छोटी यूनिट होती है, लेकिन साइनेसिस क्या कहा जाता है? देखिए जो साइनेसिस है वो है कंट्रैक्शन ऑफ 2 वावेल्स, जैसे ए और ई मिला हुआ देखा होगा, तो ये साउंड जो मिलती है तो इसको हम साइनेसिस कहते हैं। विच 67 देखिए, विच वर्ड डिनोट्स द रिकरेंस ऑफ सिमिलर साउंड इन द क्लोजिंग सिलेबल ऑफ डिफरेंट वर्सेस? तो डिफरेंट वर्सेस का जो क्लोजिंग सिलेबल होता है उसकी साउंड जब एक जैसी मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो नेचुरल उसको राइम बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ 2 लाइन्स राइमिंग टूगेदर, तो क्या बोलते हैं इसको? इसको आप जानते हैं कपलेट बोलते हैं। द आयमिक पेंटामीटर कपलेट इज कॉल्ड, तो देखिए आयमिक पेंटामीटर को हीरोइक कपलेट बोलते हैं। टू स्कॉन डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डे, इसमें बताना
एक मिनट। टू स्कॉन डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डे, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये है आपका हाइपैलेज, मेटाफर या मेटोनिमी या नन। तो ये हाइपैलेज है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिटैफ। देखिए, टू स्कॉन एंड लिव लेबोरियस डे, तो लेबोरियस डेज थोड़ी ना होता है, डेज लेबोरियस नहीं होते हैं, बल्कि जो लोग लेबोरियस होते हैं। तो यहां पर जो एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया गया है, इसको हाइपैलेज बोलते हैं, ठीक है। ग्रे हेयर शुड बी रिस्पेक्टेड, तो आपको बताना कौन सा है। तो देखिए, हाइपैलेज है, मेटाफर है, मेटोनिमी है, नन है। तो देखिए, ग्रे हेयर ट्रांसफर किया गया है ओल्ड पीपल को। जो ओल्ड पर्सन है उनको हम ग्रे हेयर कहते हैं, उम्रदराज लोग। तो इसको जब इसे कहते हैं हम चेंज नेम्स, जब नेम चेंज होता है तो वहां मेटोनिमी होता है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।